बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में नंदन बहुगुणा के जीवन और उनके प्रदेश की सेवा में योगदान को याद किया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज के गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नंदन बहुगुणा का जीवन और उनके आदर्श नए नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनका कार्य हमेशा समन्वय रहेगा। बहुगुणा जी के साथी अभी हैं, सिर्फ और कोई नहीं है यहाँ। ये समझ लीजिए। मित्रों, लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी के एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज की भूमि को चुना। वहीं पे उच्च शिक्षा के साथ ही देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ एक छात्र नेता के रूप में जुड़े और निरंतर देश की स्वाधीनता के साथ ही सामाजिक जन जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को प्रखर रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने लगातार प्रयास किए। प्रयागराज में छात्र नेता के रूप में 1942 में उनकी गिरफ्तारी होती है। स्वतंत्र भारत में एक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदेश सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, प्रयागराज को एक पहचान दी। आज स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य, उनके द्वारा जनप्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में जो कुछ भी किया गया वह समाज के प्रत्येक तबके के लिए, देश की समृद्धि के लिए और आम जन के कल्याण के लिए ले गए हुए निर्णय थे। मैं इस अवसर पर आज उनकी इस पावन तिथि पर उन्हें प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। मिर्जापुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर का दौरा। चैत्र नवरात्र मेले की तैयारी की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। निर्माणाधीन विद्या विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि मंडियान निर्माणाधीन से लखनऊ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी चैत्र नवरात्र मेले की तैयारी की समीक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आयोजन सुचारू रूप से हो। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास परियोजना पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे निर्माणाधीन विश्वविद्यालय का निरीक्षण और स्थित निर्माणाधीन परिसर से सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर का दौरा है और इसके साथ ही तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारी इस वक्त बैठक करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि फिर बाद में लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता तपेश विश्वकर्मा का। तपेश, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी का मिर्जापुर का दौरा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर आगमन जो है कार्यक्रम था 10:30 बजे था, लेकिन 15 मिनट की देरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जो है अष्टभुजा उतरा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी धाम का दर्शन किया बाकायदा। उसके बाद चैत्र नवरात्र के दृष्टिगत जो है कि तैयारियों का जायजा लिया। दर्शन करने के पश्चात वे जो है कि अष्टभुजा स्थित डाक बंगले पर उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अब संभावना ये है कि वो मुख्यमंत्री जो है विश्वविद्यालय मढ़ियान में जो बन रहा है उसका निरीक्षण करने जा सकते हैं। इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तपेश, क्या कुछ व्यवस्था की गई? सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी? कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए? जी बिल्कुल, सुरक्षा के दृष्टिगत मां विंध्यवासिनी धाम की व्यवस्था बिल्कुल चकाचौंध थी और सभी अधिकारी जो है अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे। जिस समय मुख्यमंत्री का आगमन विंध्याचल में हुआ, उस समय विंध्याचल की तरफ जाने वाले सभी रूट को डाइवर्ट कर दिया गया और साथ ही किसी भी गाड़ियों का आवागमन भी रोक दिया गया। तपेश, सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तैयारी को किस तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है? क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां विंध्यवासिनी धाम को विशेष तौर से देखते हैं और हर बार नवरात्र की तैयारियों का वो जायजा लेते हैं। कभी पहुंचकर, कभी जो है वर्चुअल माध्यम के द्वारा वो लगातार विंध्याचल धाम का जायजा लेते हैं और पुख्ता तैयारी हो चुकी है। बता दें आपको कि 19 मार्च से नवरात्र शुरू होने वाली है, उसके दृष्टिगत लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई है। तपेश, सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। क्या लगता है क्या क्या दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे और कौन कौन से नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जनता से किस तरह के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं? जी बिल्कुल, अष्टभुजा स्थित डाक बंगले पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कि तमाम अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसको लेकर वो नवरात्र में चलने वाले विशेष मेले का जो है समीक्षा करेंगे और क्या कुछ जो नियम है उसको बाकायदा लागू किया जाए। सुरक्षा के दृष्टिगत किसी भी श्रद्धालु को समस्या ना होने पाए और जो है कि श्रद्धालु लाखों की संख्या में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं और लगातार वो सुचारू रूप से मां का दर्शन करते रहें। तपेश, क्या लगता है बैठक में विकास कार्यों पे किस तरह से जोर दिया जाएगा? क्या मिर्जापुर वासियों को नवरात्र के दौरान या नवरात्र से पहले कोई बड़ी सौगात मिल सकती है? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो है कि मंत्री AK शर्मा का मिर्जापुर आगमन हुआ था, जिसमें उन्होंने कई विकास कार्यों का जो है लोकार्पण भी किया था और लगभग 3 करोड़ की योजना मिर्जापुर को दी है। तपेश, क्या लगता है ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का नवरात्रि से पहले कितना अहम हो सकता है मिर्जापुर? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि नवरात्र है और नवरात्र के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर आगमन एक बहुत बड़ी मायने रखती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करते हैं कि मां विंध्यवासिनी धाम जो है यहाँ पे कैसे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, कैसे पुलिसकर्मी काम करते हैं, उन सारी विषयों पर जो है कि डाक बंगले पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। तपेश, सीएम योगी के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? किस तरह का माहौल है? सीएम योगी के दौरे को लेकर जो है कि काफी संख्या में नेता, जनप्रतिनिधि और जनता भी वहां पे मौजूद है। काफी उत्साहित है, लोग जो है कि उनसे एक बार बस मिलना चाहते हैं। काफी संख्या में वहां पे मां विंध्यवासिनी धाम में भीड़ है। ठीक है तपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन के लिए मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की और देवी के चरणों में अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक अर्पित किया। उन्होंने मंदिर के महत्व और धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर भी जोर दिया। मंदिर प्रशासन और सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। स्थानीय श्रद्धालु और भक्तों ने भी इस अवसर पर उपस्थित होकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। बुलंदशहर में जिला सांस्कृतिक और औद्योगिक प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन यूपी सरकार के वन पर्यावरण और राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने फीता काट कर किया। शुभारंभ हवन यज्ञ, कबूतर उड़ाकर और महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की स्मृति पर पुष्पांजलि देकर किया गया। राज्य मंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही उन्होंने गैस और पेट्रोल की समस्या शीघ्र हल करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बता दें कि कार्यक्रम में विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बुलंदशहर महोत्सव के अवसर पर 140वीं प्रदर्शनी यहाँ लगी है और ये प्रदर्शनी हर साल लगातार रखी आ रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, यहाँ पे गाने भी होते हैं, कभी सम्मेलन भी होता है, चुटकुले भी सुनाए जाते हैं, बच्चों के कार्यक्रम भी होते हैं। इस तरह से हमारे बच्चों को एक स्टेज मिलता है काम करने, और दूर दूर से आर्टिस्ट आते हैं जिनके कलाकारों के कार्यक्रम से हम लोगों को आनंद मिलता है, वो एंजॉयमेंट होता है। यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हेल्दी एंजॉयमेंट होता है। बोर्ड के इम्तहान भी अब खत्म हो गए। हाई स्कूल, इंटर के हमारे जो विद्यार्थी थे वो भी अब फ्री हैं, वो भी चाह रहे हैं बहुत दिन मेहनत कर लिया, थोड़ा रिलैक्स कर। तो यहाँ आके हमारे इस बुलंदशहर महोत्सव में, इस प्रदर्शनी में सब बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब आके रिलैक्स करते हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि भी आते हैं, अधिकारियों का विशेष योगदान रहता है और इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां नामित होने वाले पार्षदों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता समायोजित किए गए हैं। सभी 17 नगर निगम में पार्षद नामित और हर नगर निगम में 10-10 पार्षद लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ प्रमुख शहर इसमें शामिल हैं। 200 नगर पालिका परिषद सदस्य तय किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 544 नगर पंचायत में से 1632 सदस्य। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नामित और इसके साथ 200 नगर पालिका सदस्य तय किए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सदस्य तय किए गए हैं और लखनऊ, अलीगढ़ समेत। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नामित होने वाले पार्षदों का इंतजार खत्म हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता सुयोजित किए गए। सभी 17 नगर निगम में पार्षद नामित, हर नगर निगम में 10-10 पार्षद नामित किए गए हैं। इसके साथ ही लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ प्रमुख शहर इसमें शामिल हैं। 200 नगर पालिका परिषद सदस्य और 544 नगर पंचायत में से 1632 सदस्य तय किए गए। सिद्धार्थनगर के डुमियारगंज में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने जनता को हर चीज के लिए लाइन में खड़ा कर दिया, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या अन्य आवश्यक वस्तुएं। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई और व्यवस्थाओं की बदहाली से परेशान है, लेकिन सरकार केवल दावे करती है और वास्तविक समाधान नहीं कर रही है। कष्ट प्रूफ हो चुके हैं। जैसे वाटर प्रूफ होता है, हवा प्रूफ होता है, तो हम कष्ट प्रूफ हो चुके हैं। हमें कष्टों का कोई, मोदी जी के राज में वैसे भी कष्ट आपको झेलने के लिए अपने आप को तैयार करना है रोज। रेट भी बढ़ाया गया है इसमें। जब गैस की किल्लत हुई है ना, लोग मतलब लाइन में लगे हैं और 60 रुपए एक तो कमर्शियल का 115 रुपया रेट भी बढ़ाया गया। ये तो सरासर गलत है। इसका मतलब कि आप ये सोचिए ना, इस समय जब 4 राज्यों में चुनाव है तो गैस का दाम कौन बढ़ाएगा? इसका मतलब मुसीबत है ना। तभी तो मजबूरी में आपको
दाम बढ़ाना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ आप नौटंकी कर रहे हैं कि नहीं कोई संकट नहीं है। ये दोनों बातें कैसे सच हो सकती हैं? और जहां से आपको सस्ता तेल मिलेगा वहां से आप नहीं लेंगे। ईरान तो आपको रुपए में तेल देता था। 60,000 करोड़ रुपए ईरान का भारत सरकार बकाया थी, यूको बैंक में रखा था। 60 से 90 दिन तक ईरान हमको उधार में तेल देता था। ट्रंप ने डांटा, हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। हम आजाद मुल्क हैं क्या? ये पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से। वो कह रहा है हाँ बेटे 30 दिन के लिए चल रूस से तेल ले ले, फिर हाँ बेटे वापस ले लिया, अब तू नहीं ले सकता। इसके लिए भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था। इसके लिए शहीद अशफाकुल्लाह ने फांसी का फंदा चूमा था कि 80 साल के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री महामानव आएगा इस देश में जो ट्रंप के आदेश पर भारत की सरकार चलाएगा। बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। ये हालत कर दी है मोदी जी की। तो ये बहुत अफसोसजनक बात है। ये देश के स्वाभिमान और सम्मान पे चोट है। प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 12 मार्च 2026 के बाद अब तक 70 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस कार्रवाई में 10 से 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में 4,816 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके साथ ही कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल एफआईआर में से 10 मामले वितकरों और 60 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए। इसके अलावा बता दें कि अभियोजन की कार्रवाई भी की गई है और प्रशासन ने निगरानी के लिए 24/7 कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर रखा है ताकि कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि एलपीजी की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 12 मार्च 2026 के बाद अब तक 70 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस कार्रवाई में 10 से 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में 4,816 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस दौरान बता दें कि सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल एफआईआर में से 10 मामले वितकर और 60 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अभियोजन की कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन ने निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर रखा है ताकि कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां नोएडा में युवराज मेहता की मौत का मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि रिस्पांस टीम प्राधिकरण से मांगा है जवाब। नोएडा के सेक्टर 150 में हुई थी यह घटना। कार समेत डूबने से हुई थी युवराज की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा सेक्टर 150 में कार डूबने से युवराज मेहता की मौत के मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने इस मामले पर रिस्पांस टीम और प्राधिकरण से जवाब मांगा। घटना के अनुसार युवराज मेहता अपनी कार में सवार थे जो अचानक से पानी में डूब गई। इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है और मामले की जांच और जवाब कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मामले पर सुनवाई हुई है और इसके साथ ही जवाब मांगा है और जो अचानक से पानी में डूबने से मौत हुई थी, रिस्पांस टीम और प्राधिकरण से जवाब मांगा गया। युवराज मेहता की मौत के मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इसके साथ ही बता दें कि जवाब मांगा गया है और युवराज मेहता की मौत के मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले पर रिस्पांस टीम और प्राधिकरण से जवाब मांगा। घटना के अनुसार युवराज मेहता अपनी कार में सवार थे जो अचानक पानी में डूब गई। इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और मामले की जांच और जवाब कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में हुए दर्दनाक डबल मर्डर का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। बता दें कि आरोपी ने अपनी पत्नी, साले और सास पर चाकू से हमला कर 2 लोगों की हत्या की थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई, जिससे उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई है।
कल थाना इज्जत नगर में रायपुरा चौधरी गांव में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों को चाकू मार के घायल कर दिया गया था, जिनमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक आरोपी की जो पत्नी है वो वर्तमान में उपचाराधीन है। रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि ये व्यक्ति गांव में अवैध शस्त्र के साथ घूम रहा है और इसके द्वारा अपनी पत्नी को हत्या करने के लिए दोबारा प्रयास किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा अस्पताल में और जो गांव है वहां पे काफी फोर्स बढ़ाई गई। पुलिस की जो 3 टीमें इसकी तलाश में लगी थी, उनके द्वारा लगातार इसको ढूंढा जा रहा था। आज सुबह लगभग 5:45 बजे के आसपास पुलिस टीम ने इसके साथ एंगेज किया, इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पे लगातार फायर किया गया, काफी भारी मात्रा में इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें इसको गोली लगी। यहां से इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई है। इस अपराधी का नाम अफसर खान पुत्र सरवर खान, जो रायपुरा चौधरी का रहने वाला थाना इज्जत नगर का है। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक चाकू जो कल इसके द्वारा घटना में इस्तेमाल किया गया था, 4 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके से अभी तक 10 कोका कारतूस हम लोगों को बरामद हो चुके हैं, जिससे क्लियर है कि इसके द्वारा बहुत भारी मात्रा में पुलिस बल के ऊपर फायर किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 2 पुलिसकर्मी, कांस्टेबल रुपेंद्र और कांस्टेबल अनुराग, इनको भी फायर आर्म इंजरीज आई है। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में भी इसको अपने सगे मामा की हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें बाद में बेल पे था। एक चोरी का मुकदमा भी इसके ऊपर संज्ञान में आया है। अन्य भी इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। वर्तमान में पुलिस की फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है। हम लोग प्रॉपर फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।